नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवंत शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के सेकंड अध्याय का अध्ययन किया था, उसमें जो कुछ शेष रह गया था उसका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि यानी जो कंपनी के जो कुछ अफसर थे वो भारत से बहुत सी धन संपदा लूट करके ब्रिटेन गए, है ना, और वहाँ पर आलीशान जीवन उन्होंने जिया। ठीक है, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। यानी भारत में शासक को, मुस्लिम जो शासक थे उनको क्या कहा गया? नवाब। तो जो ये अंग्रेज अफसर थे, है ना, इनको वहाँ यानी वहाँ के लोग यानी ब्रिटेन के यानी इस तरह से यूरोप के जो लोग थे नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। ठीक है, उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। यानी इन्होंने अचानक से जो परिवर्तन हुआ है ना, गरीब से अमीर बन गए। ठीक है, नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, कंपनी का फैलता शासन। यानी ब्रिटिश कंपनी का एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का, और व्यापार से किस तरह उन्होंने शासन स्थापित किया और उस शासन को किस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना, किस तरह उसका विस्तार किया, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। देखिए, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। ठीक है, किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी इसमें बताया गया है कि लगभग 100 वर्षों के दरमियान, देखिए 1757 से 1857 के बीच, यानी इस समय को देखें तो कंपनी ने इस समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। क्या आती हैं? किसी अनजान इलाके पर, यानी जो उस कंपनी के लिए अनजान था, है ना, उस इलाके पर कभी भी सीधा सैनिक हमला नहीं किया। यानी सैनिकों के द्वारा उस स्थान पर हमला नहीं किया गया। ठीक है, उसने किसी भी भारतीय रियासत का, यानी कंपनी ने किसी भी भारतीय रियासत या जो स्थान था, है ना, उस पर अधिग्रहण करने से पहले, यानी एक तरह से आक्रमण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी युद्ध से पहले कई प्रकार के हथकंडे वहाँ पर उन्होंने अपनाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, है ना। हमको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद से कंपनी ने क्या किया, जो भारतीय रियासतें थी, है ना, सब रियासतों में अपने रेजिडेंट, एक तरह से एजेंट नियुक्त कर दिए। ठीक है, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। या तो ये राजनीतिक, है ना, या फिर व्यावसायिक, या तो ये राजनीति में या फिर व्यापार में सहायता करते थे। वो एक प्रतिनिधि, एजेंट के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। यानी जो रेजिडेंट नियुक्त किए उनका ये कार्य था क्या? इन कंपनी के हितों की रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। यानी रेजिडेंटों के माध्यम से जो ये रेजिडेंट नियुक्त किए गए, ये रियासतों की सारी सूचनाएं और किनको देते थे? कंपनी के अधिकारियों को। तो इनके माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे भारतीय राज्यों के भीतरी यानी आंतरिक मामलों में भी दखल करने लगे। यानी वहाँ पर भी ये एक तरह से भूमिका निभाने लगे। ठीक है, अगला राजा कौन होगा, यानी ये इन बातों में वहाँ पर एक तरह से
भूमिका निभाने लगे। जैसे अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों में भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। यानी रियासतों के अंदर एक तरह से वो प्रमुख भूमिका निभाने लगे और वहाँ पर दखलंदाजी करने लगे। वो ये तय करते थे कि राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाएं, है ना। इस तरह की कई चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। रियासतें जो थी उनसे इन्होंने सहायक संधियाँ की, ठीक है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो बंदोबस्त किया जाता था ना, व्यवस्था की जाती थी, उसको मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, है ना। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती, ठीक है। वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकते थे, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, ठीक है। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यानी अपनी जो सेना थी वो एक तरह से ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में होती थी, उसके अधीन होती थी, और उसके रखरखाव के लिए सारा खर्चा एक तरह से रियासतों के अधिक जो थे उनको रियासतों को देना पड़ता था, ठीक है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, यानी अगर उनसे रकम समय पर अदा नहीं होती थी, नहीं दे पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी बहुत अधिक एक तरह से वहाँ पर कम रियासतों पर एक तरह से कर लगा दिए गए, है ना। वहाँ से वो बहुत सारे राजस्व वसूलते थे एक तरह से। अगर जो भारतीय शासक था या देसी रियासत का जो शासक था इस रकम को या कर को देने में चूक जाता, है ना, यानी एक तरह से नहीं दे पाता, तो जुर्माने के तौर पर, दंड के तौर पर, है ना, तो कंपनी क्या करती थी, उसके क्षेत्र को, इन इलाके को या रियासत को अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए अब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल, यानी इस समय कब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर थे, 1798 से 1805 था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, है ना, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। यानी अवध के जो नवाब थे, उस सहायक जो सेना थी उसके लिए जो पैसा दिया जाता था, रकम दी जाती थी, उसको समय पर नहीं दे पाए और उसके आधे इलाके पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, ठीक है। देखिए हम देखते हैं क्लाइव खुद को कैसा देखता था। यानी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात है, उसको हम पढ़ लेते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उसने संसद के सामने प्लासी की लड़ाई के बाद ये कहा कि उसके बाद बहुत संयम से, है ना, बहुत एक तरह से अपने आप को संयमित करके परिचय दिया था। और किस तरह दिया उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। यानी इसमें कहा गया कि उस समय की या उस स्थिति की कल्पना करो, सोचो कब की, कि जब प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। यानी प्लासी की जीत एक तरह से, प्लासी के मैदान में मेरी जीत हुई और एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे, है ना। यानी इसमें प्लासी के युद्ध की बाद की जो स्थिति है उसको बताया गया, है ना, जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यानी इसमें बताया गया
कि रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है संसद में अध्यक्ष महोदय के सामने कि जब प्लासी की युद्ध के बाद, है ना, एक तरह से मुझे जीत प्राप्त हुई और जो बंगाल का जो नवाब था एक तरह से मेरे हाथों की कठपुतली बन करके रह गया, वो मेरे इशारों पर चल रहा था, है ना। और जो वहाँ के जो नवाब थे, इन दौलतमंद जो महाजन थे, है ना, इस तरह से व्यापारी थे, वो अब मेरी दया पाने के लिए, मेरे कृपा पात्र बनने के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे, यानी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जहाँ एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात था, लेकिन मैंने उनको छुआ तक नहीं। यह मेरा आप संयम देखिए। ठीक है, आगे देखिए, इधर देखिए रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, यानी अंग्रेजों ने जो देशी रियासतों में अपने रेजिडेंट नियुक्त किए थे, उनके अधिकार, है ना, एक तरह से उनकी ताकत क्या होती थी वो बताई गई है ना। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। क्या कहा था? दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, यानी इसने अपने विचार रखे और क्या बताया, रेजिडेंट को क्या बताया गया, रियासत का राजा। ठीक है, हम उसे हस्तक्षेप की मनमानी मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, यानी उसको कोई भी काम रियासत में करने की छूट है। हस्तक्षेप यानी उसकी नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। यानी रेजिडेंट के कहे अनुसार शासक जो है वो कार्य करता है, स्थानीय शासक या राजा, तब तक चीज़ें जो है ना, जो कार्य है वो आराम से चलते हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि रेजिडेंट्स की वहाँ पर क्या एक तरह से अपना स्थान होता था। ठीक है, इधर देखिए चित्र बनाया गया है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े होकर नवाब सिराजुद्दौला टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र, यानी चित्र बनाया गया है। देखिए चित्र को आप देखिए, ये चित्र बनाया गया है और इसमें अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, यानी रेजिडेंट हैं, है ना, और ये नवाब सिराजुद्दौला हैं, अपने बेटों के साथ खड़े हैं। चित्र किसने बनाया है? टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र, है ना। ये 1772 में बनाया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चीर परिचित शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। बक्सर के युद्ध के बाद में बहुत सारे जो अधिकार थे नवाब सिराजुद्दौला के वो छीन लिए गए, लेकिन इस चित्र में उनको शान शौकत के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, उसका स्थान रियासतों में क्या होता था। आगे हम देखते हैं टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, यानी टीपू सुल्तान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको क्या कहा जाता था, शेर ए मैसूर, यानी मैसूर का शेर। ठीक है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। यानी जब कंपनी को लगा कि उनके राजनीतिक, है ना, और आर्थिक जो हित हैं एक तरह से वो खतरे में हैं, तो कंपनी ने सीधे तौर पर सैनिक टकराव यानी युद्ध का रास्ता भी अपनाया। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। यानी इस बात को किस तरह स्पष्ट किया जा सकता है
किस तरह समझा जा सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य था मैसूर के उदाहरण से। ठीक है, हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, यानी वहाँ पर 1761 से 1782 हैदर अली का शासन था और उनके प्रसिद्ध पुत्र, यानी जिसको हम कहें एक तरह से बहुत विख्यात पुत्र थे, जिनका नाम है टीपू सुल्तान। क्या नाम है? टीपू सुल्तान। शासनकाल है हैदर अली के बाद में 1782 से 1799, है ना। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, यानी एक तरह से हैदर अली और उनके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, इनके शासनकाल के दौरान, है ना, जो मैसूर है काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यानी मालाबार का जो तट है, एक तरह से समुद्र तट, वहाँ पर जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में, यानी उसकी देखरेख में, उसके नियंत्रण अधिकार में सारा व्यापार होता था। ठीक है, और वहाँ से व्यापार क्या होता था, देखिए, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। क्या खरीदती? काली मिर्च और इलायची, एक तरह से मसाले। ठीक है, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। होता क्या है, 1785 में जब टीपू सुल्तान शासक थे तो उन्होंने अपनी रियासत में, अपने अधीन जो क्षेत्र थे, रियासत थी, उनमें जो बंदरगाह जो थे, एक तरह से पोर्ट जो थे, उनसे जो निर्यात यूरोप के लिए होता था अंग्रेजों के द्वारा, उस निर्यात पर रोक लगा दी। उस निर्यात में देखो क्या होता था, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची, इनकी निर्यात पर रोक लगा दी। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने स्थानीय सौदागर, यानी स्थानीय जो व्यापारी थे, भारतीय जो व्यापारी थे, है ना, रियासत के जो व्यापारी थे, उनको फ्रांसीसी जो कंपनी थी, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ कारोबार, इसके साथ व्यापार करने से रोक दिया, मना कर दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए, यानी इनके व्यापार को, अंग्रेजों को व्यापार को एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दी। और जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, है ना, फ्रांसीसी व्यापारी हमारे भारत में उस समय थे, उनसे घनिष्ठ संबंध विकसित किए, यानी उनसे संबंधों को अच्छे स्थापित उन्होंने किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी फ्रांसीसियों की मदद से अपनी जो सेना थी उसका आधुनिकीकरण एक तरह से इन्होंने किया। ये देखिए, आपको टीपू सुल्तान का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, यानी टीपू सुल्तान के द्वारा जो ये कार्य किए गए, व्यापार पर रोक लगाई गई, है ना, फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित करके सेना को एक तरह से आधुनिकता प्रदान की गई, इन सब बातों से, और अंग्रेज जो अधिकारी थे, अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। यानी उनको जो ये मैसूर के जो शासक थे, एक तरह से बहुत घमंडी, है ना, और महत्वाकांक्षी, यानी उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, है ना, बड़े क्षेत्र पर विस्तार से शासन करना, ऐसे उनको ये दिखाई दिए। ठीक है, तो आगे देखिए, आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई दिए। उन्होंने देख लिया कि ये लोग आपके लिए एक तरह से खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। उन्होंने सोचा कि अगर आपको शासन करना है और व्यापार करना है तो जो ऐसे राजा हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे, इनको अपने नियंत्रण में करना जरूरी है और इनको कुचलना जरूरी है। ठीक है, फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। यानी कितनी बार जंग हुई?
4 बार युद्ध हुआ, है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको हम कहते हैं। देखिए 1767 से 69 तक, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799, ठीक है। 4 बार मैसूर का अंग्रेजों के साथ एक तरह से जो युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, यानी जो आखिरी जो जंग थी चौथी बार की 1799 की, ये स्थान है श्रीरंगपट्टम, इस जगह पर कंपनी को सफलता मिली, यानी एक तरह से टीपू सुल्तान की हार हुई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में चला गया, ठीक है। टीपू सुल्तान की यहाँ पर क्या हुई, मृत्यु हुई, एक तरह से हार गए। और जो मैसूर का जो राजकाज था, वहाँ की जो सत्ता थी पुराने वोडियार राजवंश, यानी इनसे पहले कोई राजवंश था वोडियार, उसके हाथों में चली गई, यानी अंग्रेजों ने वोडियार वंश को वहाँ की सत्ता सौंप दी, ठीक है। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, है ना, और उनको एक संधि के द्वारा उनको बाध्य किया गया, ठीक है। टीपू की कहानियाँ, यानी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कहानियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं, देखते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी प्रभावित, जनश्रुतियों से भी बनती है, यानी जनश्रुति जिसको कहते हैं, लोगों में जो सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, है ना, उनसे भी इनकी छवि बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशोगान किया गया है, वर्णन किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए, ठीक है। उनका दोस्त था एक फ्रांसीसी, और हमने पढ़ा भी है कि फ्रांसीसियों से उन्होंने बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। तो फ्रांसीसी व्यक्ति था जो उनका दोस्त था, वो और टीपू सुल्तान एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, ठीक है। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया, उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से ही उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, यानी जो उनका ध्वज होता था, राजसी ध्वज, उस पर भी शेर की तस्वीर हमको दिखाई देती है, ठीक है। ये देखिए टीपू का खिलौना शेर, यानी यह टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। शेर क्या कर रहा है, नीचे एक तरह से यूरोप का जो सिपाही है वो है, और ऊपर जो शेर है वो उसको दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।